हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल में और आज के इस शानदार क्लास में। साथियों, हम लोग फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। किसका? मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे और इस पर हमने आपको एक वीडियो दे दिया है। आज है आपका दूसरा वीडियो होने वाला है फंडामेंटल राइट का। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने जो है कि किसकी बात किया था, तो उसमें हमने बात किया था मौलिक अधिकार क्या होते हैं। फिर हमने बात किया था कि मौलिक अधिकारों की मांग कैसे किया जाता है और कौन कौन करता है और कब कब करता है। फिर हमने बात किया था कि जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो हमको कब दिया गया और मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो कितने भाग में किया गया, कितने प्रकार का हमको मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वाली क्लास में। तो प्यारे दोस्त, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और हाँ साथियों, मैंने भारतीय संविधान का ये सीरीज चालू किया है। आज यह जो है कि 10वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, इससे पहले के सारे वीडियो के ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ूँ, आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 होने वाला है वीडियो और इसमें क्या करेंगे, हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट होता है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मेंशन किया गया है। साथियों, ये जो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर कहिए जो संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कई सारे पुस्तकों का निचोड़ है। ठीक है, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, परीक्षावाड़ी हो गया, परीक्षा मंथन हो गया, राजेश मिश्रा सर की जो बुक हो गई, इसके अलावा अन्य कई सारे पुस्तकें हैं जिनका निचोड़ हमने इस वीडियो में या फिर कह लीजिए जो भारतीय संविधान का आपका सीरीज चल रहा है उसमें मैंने डाला है। यानी कि मैं आपको सभी पुस्तकों का निचोड़ दे रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं। तो क्लासेस को क्या करिए, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चित्र लगा लगा के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो कि किसी भी प्रकार के डाउट, किसी भी प्रकार का जो है कि संदेह न रह जाए। तो दोस्तों, एक बार बस आपको देखना है, उसके बाद क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे यूपीएसआई के लिए, चाहे यूपीपी के लिए, चाहे यूपीपीसीएस के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के लिए, या फिर कहें कि भारत में होने वाले किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, हमने बताया था कि जो अधिकारों की श्रेणियां हमारे पास कितनी हैं, 6 श्रेणियां हैं। ठीक है, उसमें पहला आता है समता का अधिकार, जिसको हमने कल ही पढ़ लिया। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तीसरा होता है जो कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। फिर आता है धर्म एवं शिक्षा का अधिकार, जिसको हम लोग 29 और 30 में पढ़ेंगे, जिसमें माइनॉरिटीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। फिर आता है आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन छठवां अधिकार जो हमारा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, तो दोस्तों हम सबके बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे हम लोग। आइए क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चूँकि पिछले वाले लेक्चर में हमने अनुच्छेद 12 के बारे में बताया, जिसमें राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। फिर 13 के बारे में बताया, जिसमें जो है कि अल्पीकरण यानी कि मूल अधिकार से असंगत विधियों और कानूनों के बारे में बताया गया था कि अगर कोई भी ऐसा विधि है, कानून है जो मूल अधिकार से असंगत हो या मूल अधिकार को कम करती हो, तो उसको क्या कर देता है, अनुच्छेद 13 शून्य घोषित कर देता है। फिर समता का अधिकार हमने देखा था, 14 से 18 तक को अच्छे से समझा था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से। कहाँ से? स्वतंत्रता के अधिकार की हम लोग बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो इसी प्रकार से चित्रात्मक रूप में और बहुत ही एनिमेशन के साथ बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में किया गया है। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) के बारे में। ठीक है, यानी चाहे आप अनुच्छेद 19 कहिए, चाहे अनुच्छेद 19(1) का 1 कहिए। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में ही आपको सारे अधिकार दिए गए हैं जो स्वतंत्रता के हैं। ठीक है, तो साथियों अनुच्छेद 19(1) के तहत आपको जो है कि कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कितने? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब अगर हम पूछे दोस्त कि वह 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें पहला क्या है, तो दोस्त उसमें जो पहला है वह है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।
चौथा है दोस्त, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार। पांचवा है निवास करने और बस जाने का अधिकार। छठवां है आपका व्यवसाय व व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसके बारे में क्यों नहीं बताया, हमें संपत्ति के अधिकार को क्यों नहीं आपने पढ़ा। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या कर दिया गया है, अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहाँ रख दिया गया है, इसको बना दिया गया विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो इसको कहाँ रखा गया है, तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया दोस्त, और अनुच्छेद 300 क में रख करके क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आइए 6 को अपने भाषा में हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण का मतलब ये होता है बोलने का अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब आपके अंदर जो कुछ भी है आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति के 3 साधन हैं, बोल करके, लिख करके और इशारा या संकेत करके, ठीक है। तो आपको बोलने का अधिकार है। और जब आपसे लोग जब आप बोलते हैं, लोग अगर आपको सुनने के लिए क्या होते हैं, बहुत रुचि दिखाते हैं, तो आप क्यों, जाहिर सी बात है भाई, भीड़ होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं। और सम्मेलन जो है कि आप शांतिपूर्वक करेंगे, ना कि हथियार लेकर, ठीक है। शांतिपूर्वक और निरायुध यानी बिना युद्ध के, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। और जब आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे तो आप संघ भी बना सकते हैं अपना, ठीक। इसके बाद कहता है आपको भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है, यानी आप भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने जाने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, बिना किसी बाधा के, आबाद संचरण, ठीक। फिर उसके बाद निवास करने और बस जाने का अधिकार है। अगर आप कहीं घूमने गए हैं, रात हुआ, तो हो सकता है कि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कहीं निवास भी कर सकते हैं दोस्त। तो आपको कहीं भी निवास करने का अधिकार है। और अगर निवास कर रहे हैं, आपको वहाँ का मौसम, वहाँ की जो है कि वातावरण आपको अच्छा लग गया, तो कई बार क्या होता है, लोग वहाँ पे बसने की भी सोचते हैं, तो आपको बस जाने का भी अधिकार है, आप वहाँ पे बस भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर बसेंगे तो आपको भाई जाहिर सी बात है वहाँ पे घर तो लेना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ दिन आप किराए पर रहें, लेकिन बाद में आपको संपत्ति खरीदनी ही पड़ेगी। और ये जो संपत्ति आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 12 भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार है अब, ठीक है। उसके बाद अब भाई वहाँ रहेंगे तो आपको खाने पीने के लिए भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता दिया गया है। तो दोस्त ये 19(1) में टोटल आपको कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, और 6 के बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है दोस्त, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लेते हैं कि आपको क्या कर दिया गया, अपराधी बना दिया गया, फिर पुलिस आपको अपराध समझकर या अपराधी समझ करके लेके जा रही है, तो आपको अपराधी मतलब कि आपको दोष सिद्ध व्यक्ति पूरी तरह से न बना दिया जाए, तो इसके संबंध में आपको जो है कि 3 तरह के संरक्षण दिए जाते हैं। पहला है भूतलक्षी विधि से संरक्षण। या जैसे मान लेते हैं कि आप क्या है, आपको किसी अपराध के लिए क्या कर दिया गया, दोष सिद्ध है बता दिया गया, तो उसके मान लीजिए आप दोषी हो गए, तो उसके संबंध में आपको जो है कि 3 प्रकार का क्या करता है, संरक्षण भी मिलता है। पहला ये कि भूतलक्षी विधि से संरक्षण, लक्ष्मी नहीं होगा, भूतलक्षी होगा दोस्त, ठीक है। भूतलक्षी विधि से संरक्षण, इसका अर्थ ये है कि आपने अगर कोई गुनाह किया है, तो उस गुनाह के लिए जो सजा का प्रावधान है, तो आपने जिस समय गुनाह किया है उसी समय की कानून के अनुसार आपको सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लेते उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपने 2020 में किसी का मर्डर किया, और 2020 में जो है कि मर्डर का जो प्रावधान था वह था उम्र कैद, लेकिन 2023 में नियम बदल गया और ये हो गया कि भैया अब जो है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपको जो है कि खाली जेल में रखा गया है और उम्र कैद की सज़ा नहीं सुनाई गई है, ठीक है। तो क्या आपको अब नए कानून के अनुसार सज़ा दिया जाएगा, तो नहीं, क्योंकि आपने 2020 में मर्डर किया था, तो आपको 2020 की कानून के अनुसार ही सज़ा सुनाया जाएगा। यानी आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है कि आजीवन कारावासी सज़ा मिलेगी, ठीक है। आपको फांसी नहीं दिया जाएगा, ठीक। यानी जिस समय आप जो अपराध करते हैं उस समय के कानून के अनुसार ही आपको सज़ा मिलेगा। यही होता है भूतलक्षी विधि से संरक्षण। दूसरा संरक्षण आपको ये मिलता है दोहरे दंड से संरक्षण। मान लेते हैं आपने कोई अपराध किया, आपको दोष सिद्ध मान लिया गया, और दोष सिद्ध मान लिया गया तो उसके लिए आपको सजा भी दिया गया। तो एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इसका यही अर्थ है। दोहरे दंड से संरक्षण का यही अर्थ है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता दोस्त, ठीक है। और तीसरा जो आपको संरक्षण दिया जा रहा है वो यह है स्वयं के विरुद्ध गवाही होने से संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध गवाही होने से संरक्षण। कई बार पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है कि अपने लालच के चक्कर में आपको बहुत मारती है, कहती है भैया कि तुम ये कबूल लो कि तुमने यह क्या
क्या किया है, गुनाह किया है। लेकिन अगर आपने गुनाह नहीं किया है तो आप नहीं कबूलिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या किया है, संरक्षण दिया गया है दोस्त। इसके लिए आपको अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षण दिया गया है। यानी आप खुद के खिलाफ ही गवाही नहीं देंगे, भैया हमने ही अपराध किया, आप झूठा नहीं कबूल लेंगे, ठीक। आपको दोहरे दंड से संरक्षण भी है और भूतलक्षी विधि से भी संरक्षण है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गया अनुच्छेद 20 दोस्त, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। कहाँ पे, अनुच्छेद 21 की तरफ। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में क्या है, इसको समझते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में दोस्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसका क्या अर्थ है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राण और उसके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब कहेंगे सर प्राण यानी आपको अपना जीवन बचाने का अधिकार है, और इसी के तहत आपको जो है कि सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी को मार भी देते हैं तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं दिया जाता, क्योंकि आप अपने जीवन बचाने के लिए क्या किए हैं, मारे हैं। तो आपको जो है कि प्राण और साथ साथ दैहिक स्वतंत्रता यानी अपने देह की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। वो आपका देह है, आप किसी के भी साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको स्वतंत्रता दिया गया है दोस्त अनुच्छेद 21 में। वैसे समानता अनुच्छेद 21 को हम लोग जानते हैं जीवन जीने के अधिकार के रूप में। किसमें, जीवन जीने का अधिकार। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्त, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 21 में, क्योंकि आपका दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आप किसी के भी साथ रहिए, आपको प्राण की स्वतंत्रता है, आप अपने प्राण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ गया ना, जी हाँ। आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें दैहिक स्वतंत्रता में ये भी होता है कि आप किसी के भी साथ रह रहे, घूम रहे हैं, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, शादी हुआ हो, ना हुआ हो, वो कुछ भी मैटर नहीं करता, वो आपका दैहिक स्वतंत्रता है। वो आप कहीं भी जा सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के भी साथ, किसी के भी घर, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को उसका जो प्राण लेने का अधिकार है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी जो आपके कानून में किसी अपराध के लिए मौत की सज़ा है तो तभी आपको क्या किया जाएगा, आपके प्राण को छीना जा सकता है, आपके दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्त। आगे ध्यान रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई सारे अधिकार शामिल हैं, जिसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लाइफ, आपको अपना जीवन बचाने के लिए जाहिर सी बात है इसमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। फिर इसमें जो है कि स्वास्थ्य पाने का अधिकार। स्वास्थ्य पाने का मतलब अगर आपको अच्छा पर्यावरण मिलेगा ही नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा ही नहीं, तो क्या आपका जीवन चल पाएगा, क्या आपका जीवन बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो स्वास्थ्य पाने का अधिकार भी आपका क्या है, जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, ये भी क्या है, आपका लाइफ के अंतर्गत आता है, यानी कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। अरे भाई, जीवन जीने के लिए मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको चिकित्सा क्या होता है, मिलना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी जीवन जीने के लिए चिकित्सा सहायता भी क्या है, आपको ज़रूरी है। ये सब क्या है, जीवन जीने के अधिकार हैं। जीविकोपार्जन करने का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार। जी हाँ, सड़क पर जो फुटपाथ पे क्या करते हैं, व्यापार करते हैं ना, मतलब अस्थायी रूप से। आप परमानेंट वहाँ पे दुकान मत लगाइए, आप क्या करिए, ठेला वेला लगा लीजिए, फिर शाम तक निकल लीजिए, या फिर कुछ समय रहिए, फिर वहाँ से निकल लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सड़क पर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार और आश्रय पाने का अधिकार, यानी घर पाने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार। ये सब क्या है आपका भाई, ये सब आपका जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि लाइफ के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम बात करें निजता के अधिकार की, पर्सनल लिबर्टी की, तो जो निजता का अधिकार है इसमें मतलब आप निजी रूप से अकेले रह सकते हैं। देखिए नीचे मैंने मेंशन भी किया कि आपको एकांतता का अधिकार है, आपको विदेश भ्रमण का अधिकार है, आप किसी के साथ रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी करिए। ये जो है कि आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर आप कह सकते हैं कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। जीवन जीना, और जीवन जीने के लिए भाई ये सारी चीज़ें क्या है, आवश्यक है। इसीलिए आपको क्या किया जाता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इतने सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 जो है एक बहुत बड़ा कुआं है। अनुच्छेद 21 का है जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा कुआं है, बहुत सारे अधिकार इसमें क्या है, समाहित है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में क्या मेंशन किया गया दोस्त, अनुच्छेद 21 में जो है कि शिक्षा के अधिकार को मेंशन किया गया है। अब कौन सी शिक्षा, तो इसको आइए जानते हैं और अच्छे से समझते हैं दोस्त। देखिए, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और शिक्षा के अधिकार को
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। तो नॉर्मली आपको अनुच्छेद 21 का यही जानना है कि इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसको संविधान में कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 के क में। ठीक है, क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना प्यारे दोस्त, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की दोस्त। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 22 की करेंगे। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 22 की। देखिए अनुच्छेद 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बात करता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में। तो आइए प्यारे दोस्त जानते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। ठीक है, पहली बात, इसके तहत जो है कि किसी भी व्यक्ति को 2 प्रकार की गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। 2 प्रकार की गिरफ्तारी आपकी हो सकती है। पहला होता है दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी। देखिए 2 तरह से गिरफ्तारी होती है, एक तो अपराध करने के बाद, दूसरा अपराध करने के पहले ही गिरफ्तारी हो जाता है। हम दोनों के बारे में अच्छे समझेंगे दोस्त। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें हैं। देखिए एक तो हो गया दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी यानी अपराध करने के बाद गिरफ्तारी, और दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी, जिसको हम लोग कहते हैं अपराध करने से पहले गिरफ्तारी। तो आइए दोनों को क्या करते हैं बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी कैसे होता है। देखिए आपकी गिरफ्तारी जब होगा तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि भैया तुमने क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से हम आपको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। अब गिरफ्तार हो गया व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। यानी जिस व्यक्ति को पुलिस क्या करेगी, डिटेन करेगी या गिरफ्तार करेगी, उसको यह अधिकार होगा कि वह अपने वकील से मिल करके सलाह मशविरा कर सके और अपनी रक्षा कर सके। तीसरा अधिकार यह है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यानी गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बात समझ गया ना, ध्यान रखिएगा। 24 घंटे ये जो लिया गया है, इसका मतलब इसे मान लेते हैं कि आज किसी को गिरफ्तारी किया गया अभी, ठीक है। अब रास्ते में जाने में 5-6 घंटा रास्ते में लग गया, थाने तक नहीं पहुंचा, 5-6 घंटा जाम में कहीं फंस गया, तो भाई वो समय नहीं जोड़ा जाएगा। आप थाने में जो 24 घंटा रहेंगे उसकी बात कर रहा है। आप थाने में जो है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते, आने जाने में कितना समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो समय नहीं जोड़ा जाता। ठीक, तो ये हो गया दंडात्मक विधियों के अधीन गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के बाद गिरफ्तारी। दूसरा है अपराध करने से पहले गिरफ्तारी, जिसको हम लोग कहते हैं निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। अबे निवारक निरोध विधि क्या है, सब कुछ समझेंगे। पहले देखिएगा अपराध करने से पहले गिरफ्तारी कैसे होती है। देखिए किसी व्यक्ति को संभावित अपराध को रोकने के लिए नज़रबंद कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते कोई भी व्यक्ति हो जो जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, या आतंकवादी हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि इस व्यक्ति के इस कार्य को करने से अपराध फैलने वाला है, या फिर दंगा फैलने वाला है, दंगा फसाद होने वाला है, सांप्रदायिकता फैलने वाली है, तो पुलिस क्या करती है, उसको पहले ही नज़रबंद कर लेती है, पहले ही हाउस अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। अपराध नहीं किया उसके पहले क्या कर लेती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है। जैसे देश में क्या होता है, कई बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म होता है, ठीक है। जैसे कश्मीर के समय में जब कश्मीर से 370 हटाया जा रहा था, तो वहाँ पर कुछ नेताओं को क्या कर लिया गया, नज़रबंद कर लिया गया, ताकि ये लोग आकर के जनता के सामने बहुत ज़्यादा भाषण न दे सके, क्योंकि अगर वे लोग भाषण देंगे तो जनता क्या होगी, उनसे प्रभावित होगी, और जब प्रभावित होगी तो वो क्या करेंगे, दंगे पर उतर आएंगे। इसीलिए उनको क्या कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको नज़र बंद कर लिया गया दोस्त, ठीक है। अगला है कि इसके तहत मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तारी किया जा सकता है। इसमें अगर पुलिस को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि ये भाई काम गड़बड़ होने वाला है, तो आशंका के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, आपको गिरफ्तारी किया जा सकता है, ठीक है। और अपराध करने से पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई आतंकवादी, वही किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस को ये शक हो गया कि इसकी वजह से दंगा फसाद या फिर देश को नुकसान पहुंचने वाला है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे निवारक निरोध की अवधि को, ठीक है, कि भाई अगर निवारक निरोध की अवधि के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय तक के लिए। देखिए इसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है या इस प्रकार से अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा
3 महीने तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। कितने? 3 महीने तक के लिए, ठीक है। और अगर 3 महीने से अधिक समय तक के लिए बंदी बनाना है या फिर हाउस अरेस्ट करना है या गिरफ्तार करके रखना है, तो एक न्यायिक समिति बैठेगी और उस न्यायिक समिति, जब वह न्यायिक समिति अनुशंसा करेगी, परमिशन देगी, तभी जा कर के 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को भी हाउस अरेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो 3 महीने की अवधि है किसके द्वारा डिसाइड किया गया? संसद के द्वारा। तो क्या कह रहा है तीसरा कि संसद विधि के द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। जैसे संसद जो है कि यहाँ पे 3 महीना कहा है, तो संसद कई बार क्या करती है, अगर नियम बनाना चाहे तो नियम बना करके 5 महीने भी कर सकती है, 1 महीने भी कर सकती है, 10 दिन भी कर सकती है। वो संसद के ऊपर डिपेंड है कि वो निवारक निरोध की अवधि कितना करेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे निवारक निरोध का आधार क्या होता है, कि भैया हम कैसे मानेंगे कि हम निवारक निरोध के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आधार को जरा सा समझिएगा दोस्त। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसको जो है कि निवारक निरोध के अंतर्गत पहले ही क्या कर लिया जाता है? हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा आधार है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती। जैसे कि आपका 370 जब हट रहा था तो जम्मू कश्मीर में कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती पैदा कर रहा है तो उसको भी क्या किया जाता है? निवारक निरोध के आधार पर हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, यानी जो पब्लिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस है, अगर उसकी आपूर्ति में कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसको भी क्या किया जा सकता है? हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। चौथा, समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लोगों को भड़का रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर कलेजिक झगड़ा फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा? हाउस अरेस्ट किया जा सकता है दोस्त, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी कि भाई अनुच्छेद 22 में क्या है। तो अनुच्छेद 22 में 2 तरीके से गिरफ्तारी होता है, एक तो होता है आपका अपराध करने के बाद और दूसरा होता है अपराध करने से पहले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है कि अनुच्छेद 22 बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और निवारक निरोध क्या है ये भी समझ में आया होगा कि भाई निवारक निरोध के आधार पे कैसे हम गिरफ्तार किए जाते हैं या फिर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 आधार मैंने आपको बता दिया। इवन मैंने निवारक निरोध की अवधि भी बताया कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कितने समय तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24, जिसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है यह तीसरा अधिकार है, ठीक है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है प्यारे दोस्त, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो आइए दोस्त अनुच्छेद 23 और 24 को अच्छे से जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 23 में आपसे क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में आपसे कह रहा है कि यह जो है कि मानव के दुर्व्यवहार, यहाँ दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्व्यापार होगा, ठीक है। मानव के दुर्व्यापार, बेगारी तथा बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन? अनुच्छेद 23। तो आपसे पूछता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बालात श्रम का प्रतिषेध कौन करता है दोस्त? तो वो करता है अनुच्छेद 23। तो आइए समझते हैं कि जो मानव का दुर्व्यापार ये क्या होता है, बेगारी क्या होता है, बालात श्रम क्या होता है। तीनों के बारे में क्या करते हैं अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्त पहले समझेंगे हम किसके बारे में? मानव दुर्व्यापार होता है, ठीक है दोस्त। तो देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा है कि स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के क्रय और विक्रय तथा उनका अनैतिक व्यापार। मानव दुर्व्यापार क्या होता है इसको समझिए। मानव दुर्व्यापार में क्या होता है? स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का क्रय विक्रय होता है तथा उनका अनैतिक व्यापार भी होता है। जैसे आपने कई बार कॉल गर्ल्स के बारे में और प्ले बॉयज़ के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो है कि क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार होटल्स पे रेड पड़ते हैं तो वहाँ से कई सारे पुरुष और स्त्री क्या होते हैं? बरामद होते हैं। ये इलीगली रूप से इनका व्यापार चल रहा होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? मानव का दुर्व्यापार है। हाँ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कपल्स के साथ जा रहे हैं तो ये जो है कि मानव दुर्व्यापार में नहीं आएगा, वो आ जाता है जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में, ठीक है। क्योंकि वो दोनों, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आप लोग क्या करते हैं, कपल्स क्या करते हैं? अपनी मर्जी से जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, होटल्स वाले लड़कियों की, लड़कों की या पुरुषों की, बच्चों की सप्लाई किया करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं मानव दुर्व्यापार और इस पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया है दोस्त, ठीक। अब बात करेंगे बेगारी की। किसकी बात करेंगे? बेगारी की। बेगारी क्या होता है? तो दोस्त किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए बलपूर्वक काम करवाना ही क्या कहलाता है? बेगारी। यानी आप किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम भी करवा रहे हैं, उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है? बेगारी हो जाता है, ठीक।
बालाश्रम। बालाश्रम क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आप मजदूरी दे करके उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक काम करवाना। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का मन नहीं है कि भाई ये काम करेगा, लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, हालांकि आप उसको मजदूरी दे रहे हैं तो भी आप उससे ज़बरदस्ती यानी बलपूर्वक काम करवा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, बालाश्रम। लेकिन आप बलपूर्वक काम करवा रहे हैं और आप मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, किसी से आप बेगारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार, बेगारी और बालाश्रम मुझे लगता है समझ में सभी को आ गया होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियोस हम लेकर के आते रहें। अब बात करेंगे प्यारे दोस्त अनुच्छेद 24 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 24 की। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 24 में क्या है, इसमें बात करता है बाल मजदूरी पर निषेध की। किसकी बात करता है दोस्त, बाल मजदूरी पर निषेध की। तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाना या किसी खान, कारखाना मतलब किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी खान मतलब जैसे कोयले खान, हीरा की खान, कहीं भी खान में, और साथ साथ खतरनाक कार्यों जैसे कि लैब वगैरह में या किसी दुकान, होटल इत्यादि कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, ये क्या करता है, बालकों के शोषण का प्रतिषेध करता है, निषेध करता है अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि अगर 14 वर्ष तक का कोई भी बालक है तो वो किसी भी कारखाना, किसी भी खान, किसी भी खतरनाक कार्य या फिर किसी भी दुकान, होटल, कहीं भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये क्या है, यह अपराध है। ठीक है, बात समझ गया ना। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत ही, ठीक है, एक अधिनियम आया 2016 में। हालांकि कई सारे अधिनियम आए हैं लेकिन मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। अधिनियम वह आता है बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम 2016। और जब यह आता है तो इसके तहत क्या किया जाता है दोस्त, तो इसके तहत जो है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, चाहे कोई भी कार्य हो। ठीक, दूसरा, जो किशोर होते हैं, किशोर की जो उम्र होती है वो 14 से 18 साल होती है। कहा गया कि जो 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं इनको किसी कारखाना, खान या अन्य खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं इनको दुकान या होटल में काम करने के लिए लगा सकते हैं। मतलब नॉर्मली अगर वो कमाना चाहते हैं तो उनको आप काम करने दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 6 से 14 वर्ष तक के बीच का है तो उसको आप किसी भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते। और जो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक का बच्चा, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको आप किसी भी खान, खतरनाक कार्य या कारखाना में काम नहीं करवा सकते, केवल दुकान में बहुत छोटी छोटी आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 24 जो है क्या है, बालकों के दुरुपयोग को रोकता है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की, जिसमें हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ साथ इसके बाद आएगा आपका धर्म एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर आएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन तीनों अधिकारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे दोस्त। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको, छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, अच्छे से आपका जो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस या पॉलिटी या जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, इसको क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से हम क्या कर लेंगे दोस्त, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने 2 अधिकारों को यहाँ इस वीडियो में, इस क्लास में मेंशन किया, इस क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप क्लास को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको भी जोड़िए ताकि वो लोग भी क्या करें, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।